हेलो गाइस। तो आज हम साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो ख़त्म करेंगे, केमिस्ट्री को समझेंगे, है ना। ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका 21 को है, ठीक है। तो उसके लिए हम जस्ट तैयारी करते हैं अपनी, है ना। देखते हैं कैसे क्या और क्या क्या आ सकता है। तो मैं आराम से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ना। जो आपके डाउट रहे होंगे हो सकता है वो यहाँ पे आज ख़त्म हो जाएंगे। चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का रहेगा ये 7 मार्क्स का है। चैप्टर 2 जो है वो 6 मार्क्स का है। चैप्टर 3 जो है वो 5 मार्क्स का है। और चैप्टर 4 जो है वो 6 मार्क्स का है। टोटल हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 24 मार्क्स, ठीक है। लगभग 24 मार्क्स का हमारा केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री अच्छे से हो गया तो आपके 24 मार्क्स यहाँ से आराम से आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम डायरेक्टली चैप्टर 1 पे चलते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा, जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर 1 निकाल लेते हैं। ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, है ना। बहुत कम टाइम में हम इसको करने का कोशिश करेंगे। तो आप बहुत आराम से चीज़ें समझें, देखें, ठीक है। मैंने पूरी परीक्षा अध्ययन का पीडीएफ बना के यहाँ पे डाला हुआ है, ओके। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं बाकी का कामों में बिज़ी हूँ। तो इसलिए पीपीटी से नहीं, आज हम डायरेक्टली हमारा परीक्षा अध्ययन से पढ़ेंगे। इसका एक एडवांटेज भी हमारे पास रहेगा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो समझना है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है। देखो अब पहला क्या है, हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, मतलब HCl बन जाएगा, ओके। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे, देखो बैलेंस करने के लिए आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो ये तो भाई गलत बात है। तो आगे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो सब दो दो हो जाएंगे। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 पहले से ही है, बट हाइड्रोजन 1 था तो हाइड्रोजन को भी हम कर देंगे 2। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा पीछे लिखना चाहिए था, यहाँ पे नीचे की साइड इसको मिटाया, यहाँ पे लिखा 2, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ओके। चलो इस तरह से आपको बैलेंस करना था। अगली जो इक्वेशन है वो है बेरियम क्लोराइड। कैसे लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ओके। फिर उसके बाद लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al2, है ना। सल्फेट को SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। बेरियम सल्फेट क्या बना, ये बेरियम सल्फेट बना। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको याद रखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, क्लोराइड को Cl3 लिखते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा इतना, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम ही आ चुका है। तो अब आपको इतनी चीज़ तो करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलो तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, बस मैं ये लास्ट है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा Ba है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो Ba, ओके, सिंगल है तो यहाँ पे भी सिंगल था। SO4 यहाँ पे कितने हैं, 3 बार SO4 है, देखो यहाँ पे 3 है बेस में, तो हमें आगे 3 लगाना पड़ा। और आगे 3 लगाने से क्या होगा, Ba कितना हो गया, 3 हो गया, तो हमें यहाँ पे Ba को भी 3 करना पड़ा आगे 3 लगा के, ठीक है। अब क्लोरीन कितना हो गया, इस वजह से क्लोरीन 2 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे, तो क्लोरीन 6 हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन को भी 6 करो। और एल्यूमिनियम यहाँ पे पहले से ही 2 था, ठीक है। समझे, ऐसे बनाया इसको। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रहेगा, केमिकल इक्वेशन लिखने को आ सकता है कि केमिकल इक्वेशन लिखो, है ना। कैल्शियम को लिखते हैं Ca, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH2, प्लस करना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस करो। कैल्शियम को लिखते हैं Ca, कार्बन को लिखते हैं CO3 कार्बोनेट, वाटर लिखते हैं H2O। तो ये आपको लिखना है ऐसा,
आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है चारों में से, ठीक है ना, आपको लिखना आना चाहिए, है ना। एल्यूमिनियम को लिखते हैं एल, ठीक है ना। कॉपर क्लोराइड, कॉपर को लिखते हैं सी यू, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, एल्यूमिनियम को एल, ठीक है, क्लोरीन को Cl3, कॉपर को Cu। इसके आगे जो 3 है, जो 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्या है? वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक होता क्या है पहले ये बता दूं मैं आपको। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, समझ गए ना बात। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेन चेंज करना पड़ेगा, पहले डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन रेस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। बेटा रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसका? ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में हमने मिला दिया है ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है ना, समझ गए। तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन के कारण हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बनता है लास्ट में एनर्जी, समझ गए। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का मिल जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ले रखा है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमने मिलाया ऑक्सीजन, जिस वजह से क्या निकली? एनर्जी निकली, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही लिखा है, एनर्जी निकली। क्यों निकली? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज में हमने ऑक्सीजन मिलाया, ऑक्सीजन मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड अलग बन गया, वाटर अलग बन गया, और एनर्जी निकल गई। जिससे एनर्जी निकल जाए उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या लिखोगे एग्जाम में? एग्जाम में लिखोगे रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि ज़्यादातर क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, ठीक है भाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट क्यों लगाते हैं? देखो, आयरन करोड और गेट रस्टेड। आयरन जो है करोड हो जाता है और रस्ट लग जाती है। ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट मतलब ये कॉन्टेक्ट में आता है। कौन कॉन्टेक्ट में आता है? आयरन। किसके कॉन्टेक्ट में आता है? ये आता है मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में। आयरन जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है किसके? मॉइस्चर और ऑक्सीजन के। कहाँ पे होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन? एयर में होता है, ठीक है। मतलब आयरन कोरोड और गेट रस्टेड ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर। आगे, आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। इसको पेंट लगाते हैं क्योंकि ये रस्टिंग से बचाता है ना। कौन? पेंट जो है हमारा वो रस्टिंग से बचाता है। किसको भाई? आयरन को बचाता है ना। समझे ना बात इतनी? आगे चले अगला क्वेश्चन। बस ये इतना, आपको इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? ये करेंगे हम क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, आगे लिखा है तो आगे करेंगे। अगला हमें क्वेश्चन पढ़ना है, राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बनानी है। राइट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, है ना, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जिंक को लिखते हैं Zn जिंक, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4, याद रखना H2SO4। जिंक सल्फेट को लिखते हैं जिंक Zn और सल्फेट को SO4, और यहाँ पे हाइड्रोजन H2,
ठीक है, देख लो बैलेंस है क्या, हाँ भाई जिंक एक है, सल्फर 4 है, सल्फर 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये बिल्कुल बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, बस इसको नॉर्मली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबॉन बी क्लीन बिफोर बर्न इट। मैग्नीशियम रिबॉन को क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्ट करता है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस। बोला कि जब हम इसको स्टोर करते हैं तो ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के से और बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। ठीक है ना, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल, तो ये जो लेयर होती है वो स्टेबल होती है। एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, और ये बाकी के रिएक्शन को होने को रोकती है। मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, ये जो लेयर है ये कैसी होती है, ये स्टेबल होती है, और इस स्टेबल लेयर के कारण जो फर्दर रिएक्शन है, जलने में भी तो रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन जो है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का नहीं हो पाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबॉन नहीं जल पाती है। ठीक ना, समझ गए इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, इसमें हमें दो चीज़ बताना है। पहला है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक। अगला है हमारा व्हाट इज़ एंडोथर्मिक। ठीक ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना है। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो। अभी हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, है ना, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, किस चीज़ का एग्जाम्पल पढ़ा था भाई, अभी हमने पढ़ा था आप आपका ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, C6H12O6 में हमने मिलाया ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, है ना, हमारे पास वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। एनर्जी बना था ना, तो एनर्जी बनने वाली ही रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बनाने का मतलब है कि जो बन रहा है ना, जैसे यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो बनाने की प्रोसेस है, उसमें अगर हीट निकल रही है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज देन वी कॉल्ड दैट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, पहला एग्जांपल देखो कैसे जलाएंगे नेचुरल गैस को। मीथेन लिया CH4, उसमें ऑक्सीजन को मिलाया और जला दिया। जलाने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, धुआं, पानी निकलेगा H2O, मीथेन में निकलता है, ठीक है, थोड़ा कम मात्रा में बट निकलता है, और फिर एनर्जी, ठीक ना, एनर्जी निकलेगी, आग की लपटें। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने बताया आपको। अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, आ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, मतलब एनर्जी लगती है जिसमें, ठीक ना, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर का सवाल ये ज़रूर बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद रखने ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहाँ पे लिखा है CaO। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में बीच में क्या लगती है बेटा, हीट लगती है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, हो पाएगा। आगे अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। दो रिएक्शन के बारे में फिर से अगेन हमसे पूछा है, कॉम्बिनेशन के बारे में और डीकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन मतलब
कंबाइन हो जाना मतलब मिल जाना, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा ना, कॉम्बिनेशन मतलब किसी ना किसी का मिलाव हुआ होगा, कॉम्बिनेशन हुआ होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ वन कंपाउंड। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें दो, टू और मोर देन टू एलिमेंट आ रहे हैं और उनको कंबाइन कर दे रहे हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन किया जा रहा है और उससे वन कंपाउंड बनाया जा रहा है। A chemical reaction in which two or more than two elements are combined to form a one element is called combination reaction। समझ गए ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। दो या दो से ज़्यादा अगर एलिमेंट है, अगर उनको मिला दिया जाए और अगर वो एक बन जाए तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, एक कंपाउंड है उसको ब्रेक कर दिया टू या फिर टू से ज़्यादा कंपाउंड में, तो उसी को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छे से याद रखना। चलो आगे, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है शायद से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था सेम एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया। हीट जिसमें हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, है ना। हीट दिया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये एग्जाम्पल किसका है भाई, इसको आप याद भी रख सकते हो। देखो भाई एक ही इक्वेशन दो काम आ रही है, आ रही नहीं आ रही बताओ। अभी इसी इक्वेशन को हमने पढ़ा था किसमें, एंडोथर्मिक में, है ना, और इसी इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन। समझ गए ना बात, याद हो जाएगी, याद रख लेना। अब कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बताओ, कॉम्बिनेशन दो लोग को मिला, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बहुत आसान है यार। देखो हाइड्रोजन मिलाओ प्लस ऑक्सीजन को मिलाओ तो क्या बन जाएगा, H2O वाटर। लेकिन बेटा हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो वाटर भी हमारा 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पे 2 फिर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस करके बताना है, ठीक है। बहुत आसान है ये तो कॉम्बिनेशन का, है ना। अब आप मुझे बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच 1, 2 और मोर reactants are combined to form a one single product, then the equation is called combination reaction। ऐसे आप जैसे मैं मन से बता रहा हूँ ना, ठीक है ना, कोई आंसर मैंने पढ़ा थोड़ी या थोड़ी क्या ये, तो ऐसे ही आपको वहाँ पे मन से अगर आप भूल जाओ तो इस तरह लिख सकते हो, है ना। एक कंपाउंड दो कंपाउंड, दो कंपाउंड को मिला के अगर एक कंपाउंड बना दिया जाता है तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो भाई अगला देखेंगे, फिर आगे चलते हैं। फिर अगला क्या आंसर हमें यहाँ पे याद करना है, तो अगला आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमें याद करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जा रहा है, अनदर एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को, है ना। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट है और एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर और सल्फेट। तो आयरन ने यहाँ से कॉपर को हटा दिया, कॉपर को गोली मार दी, है ना, हटा दिया, तो क्या बन गया, ये डिस्प्लेस कर दिया ना एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को। तो इस अब आयरन के साथ आ जाएगा, अब आयरन जो हमारा है Fe वो हमारा आ जाएगा किसके पास, सल्फेट के साथ, तो है ना। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, समझ रहे हो। और फिर क्या बचा हमारा, कॉपर बच गया, तो कॉपर को अलग लिख दो, ठीक है भाई। इस तरह से हमारा आपको याद करना है।
अगला अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट याद करते हैं, चलो थोड़ा यहाँ से मिटा लेते हैं इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा टाइम ही लगेगा, थोड़ा कम समय में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम है और अ ग्रुप ऑफ एटम, अलग अलग एटम या फिर उन एटम के ग्रुप आर एक्सचेंज इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो अलग अलग एटम है या फिर उनके ग्रुप हैं, अगर वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम के साथ था हमारा सल्फेट, बेरियम के साथ था क्लोरीन, तो अब हमारा सोडियम के साथ बेरियम के साथ था क्लोरीन, लेकिन बेरियम के साथ अब क्या हो गया? सल्फर, है ना, और सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेस हो गए, तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के साथ याद करना बेटा, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे। अगला आंसर है लॉन्ग आंसर के। दो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, एक का नाम है ऑक्सीडेशन और एक का नाम है रिडक्शन, ठीक है। दोनों टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, आप साल भर से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा एक बार इनको समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन और ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या हो गया? गेन हुआ ऑक्सीजन, गेन हुआ ऑक्सीजन और लॉस हुआ हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी देख लो भाई, बहुत आसान आसान घटिया घटिया से एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है भाई। देखो एग्जाम्पल एक यहाँ पे कर लो आप, चाहे तो दोनों भी कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे कॉपर ले रखा है, कॉपर में ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बन गया? ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। हीट दिया यहाँ पे, हीट है ना, हीट दिया। हीट देने वाले को क्या बोलता है? हीट देने वाली रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर आप एंडोथर्मिक में इसको लिख भी दोगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मैग्नीशियम में क्या मिलाया? ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दो यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन के, है ना, मतलब ऑक्सीजन मिला है। यहाँ पे कॉपर में देखो ऑक्सीजन मिलाया कि नहीं मिलाया अपन ने, यहाँ पे देख लो मिल गया, है ना। तो इनको बोल देंगे ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीडेशन। अगला है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या आएगा? रिडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है अ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जोड़ दिया। कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? कॉपर अलग हो जाएगा प्लस वाटर अलग हो जाएगा, समझ गए ना। कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। ऊपर देखो, हमने ऊपर सेम एग्जांपल ऊपर भी दे रखा है ना। कॉपर में ऊपर हमने मिलाया था ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड से वापिस से अगर हमें कॉपर बनाना होगा तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? इसमें हमें हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? फिर हमारा बन जाएगा कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन ये ऐसा ही है, ठीक है। ज़्यादा तो कंफ्यूज नहीं किया है, फिर से बता देता हूँ चाहे तो, कि अगर हमें हाइड्रोजन मिलाना पड़ जाए तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और अगर तो हमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद रह पाएगा अब? चलो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन काय में होता है? रिडक्शन में, और गेन ऑफ हाइड्रोजन काय में होता है? रिडक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप समझ चुके हो। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यहाँ पे है, इसमें हमने क्या मिलाया? कार्बन मिलाया, तो क्या हुआ? ये जिंक अलग हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, ठीक ना। चलो अगले जो टॉपिक हैं, ये दो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। करोजन किसे बोलते हैं
और रेंसिडिटी किसे बोलते हैं? तो करोजन किसे बोलते हैं? देखो, करोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture और chemicals etc. करोजन की डेफिनेशन जो इस तरह से लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? इज़ अ प्रोसेस वेयर मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हैं यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो उनका क्या हो जाता है? डिटेरियोट मतलब उनका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, उन पे जंग लगती है ना? तो क्यों हो पाता है? किसके कारण? एज अ केमिकल रिएक्शन के कारण हो जाता है ऐसा। देखो, जैसे कि एयर होती है मॉइस्चर में, है ना, मॉइस्चर होता है, एयर होता है, और केमिकल्स जो होते हैं उसकी वजह से जो मेटल है वो ख़राब होती है। करोजन कोज डैमेज ऑफ कार बॉडीज़, करोजन के कारण कार की बॉडी ख़राब होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और पानी वानी लगता रहता है। ब्रिज ख़राब होते हैं, शिप में पानी रहता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, और जितने भी तरह के मेटल होते हैं वो सारे करोजन से ख़राब हो जाते हैं। अब बोला करके दिखाओ ख़राब एक बार, है ना, तो एक बार करके दिखाते हैं ख़राब। देखो यहाँ पे 4Fe लिखा हुआ है, मतलब आयरन है। आयरन में अगर ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, और मान लो n नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल गए, है ना, पानी, तो क्या बनेगा ये? तो ये बन जाएगा बेटा Fe2O3 फेरक ऑक्साइड, है ना। मतलब ये जंग लग चुका है, ये जंग है, ठीक है, और यहाँ पे n नंबर ऑफ वाटर अलग से है। सिमिलरली रेंसिडिटी भी वैसे ही होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ड्यू टू विच, यहाँ पे विच लिखा था, ड्यू टू विच दिस इज चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर तो ऐसी कोई प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन मिल जाए, किसका? फैट का और ऑयल का। हम खाने में ऑयल डालते हैं, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन मिल जा रही है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन के कारण टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। कैसे लिखोगे आप इसको? लिखोगे द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ड्यू टू विच देर इज अ चेंज इन द टेस्ट एंड द स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। अगर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है फैट का और ऑयल का, जिसके कारण देर इज अ चेंज, जिसके कारण देर इज अ चेंज इन टेस्ट और स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बोला है कि अगर आपको खाने को लंबा चलाना है, बचा के रखना है, तो एयर टाइट, कैसे भैया कंटेनर में रखेंगे खाना? एयर टाइट। सब्जी को रखो एयर टाइट, ठीक है, मतलब उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा देर तक चलेगी, ठीक है, ख़राब नहीं होगी। आगे देखो फिर, राइट द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप बताने हैं बस ओनली, है ना। पहला वाला कौन सा टाइप का है? तो यहाँ पे हीट इसमें दे रहे हैं हम, तो बताओ क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा ये तो, है ना। और क्या क्या पूछा हमसे? यही पूछा है क्या? देखते हैं। पहले वाले में थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूट जाना, तो यस, यहाँ पे भाई ये ब्रेक हुआ है, टूट गया। दूसरा वाला क्या है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और फिर इसमें हीट रिलीज़ हुई, इसमें से हीट निकली, तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और पहले वाले को एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं, ठीक ना, एंडोथर्मिक, क्योंकि पहले वाले में हीट लगी है, ठीक है, पहले वाले में देखो यहाँ पे हीट लगी है, दूसरे वाले में हीट निकली है, तो एक्सोथर्मिक। इसके बाद अगले वाले को क्या बोलेंगे? देखो अगले वाले में आयरन किसके साथ आ गया? सल्फर के साथ आ गया, मतलब एक को डिस्प्लेस कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है? सोडियम और सल्फर है,
और यहाँ पे बेरियम और क्लोरीन है, दोनों ने दोनों को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप बहुत अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। ये वाला पिक्चर थोड़ा अजीब सा धुंधला सा दिख रहा है, पर आप काम चला लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें फिर। तो मुझे लग रहा है चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो चुका है, हाँ चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। देखते हैं चैप्टर 1 कितने देर में कंप्लीट हुआ है। तो 30 मिनट में चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेंगे। चैप्टर 2 कर लेते हैं अभी, नहीं पूरा करेंगे यार पूरा, ठीक है। आप इसको 2x पे देख लेना भैया, आपको 2x पे देख लेना, ठीक है। जिनको पहले से सब कुछ आता है यार, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते किसी कारण से, है ना, जिनको सिर्फ सुन के पढ़ना पड़ता है, जिनको पसंद है, उन लोगों के लिए वीडियो मैं आराम से बना रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को पहले से सब कुछ आता है वो 2x पे कर लो। मतलब 2x मतलब यूट्यूब में एक फीचर होता है जहाँ पे आप स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना। मतलब अगर 1 घंटे की वीडियो बनी तो आप उसको आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हो 2x पे करके, ठीक है। अगला हम देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 4 के लिए आप थोड़ा वेट करो, चैप्टर 4 थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, और मैं आपको उसको आज आसान तरीके से समझा दूंगा। लास्ट तक थोड़ा वेट करो, देखो, है ना। चलो आ गया है हमारे पास आंसर यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे, दूसरा भी पढ़ेंगे, और तीसरा छोड़ देंगे, लेकिन पहला और दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मुझे ये लगते हैं, इसलिए पढ़ेंगे। Why does an aqueous solution of acid contains electricity? बोला है जो एसिड है ना, मतलब लिक्विड वाला जो एसिड है, मान लो या टंकी में एसिड है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है ना, क्यों कंटेन करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को। तो आंसर क्या है यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बेटा एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। कौन से वाले, प्लस वाले। एसिड में प्लस के हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और हाइड्रोनियम आयंस, और क्या होते हैं, हाइड्रोनियम के भी आयंस होते हैं। इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर एसिड है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होती, क्यों ये मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंटेन कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोजन के आयंस, है ना। बिकॉज द एसिड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको। अगला, वाई डज ड्राई हाइड्रोक्लिक गैस नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई जो गैस है ना, ये वाली HCl ड्राई है, ये भी सूखी हुई है, तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर पाती है ना। करना तो चाहिए क्योंकि ये तो एसिड है ना, हाइड्रोक्लिक एसिड, तो चेंज तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम हाइड्रोक्लिक मॉलिक्यूल कैन नॉट ओकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है वो कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, मान लो कि हमारे पास HCl है, HCl। अब इसमें हाइड्रोजन के आयन तो हैं क्योंकि ये एसिड है ना, एसिड में तो H+ आयन होते ही हैं, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि वो कैसा है, ड्राई है, कैसा है, ड्राई है, मतलब सूखा हुआ है। तो सूखा हुआ है इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ओकेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण से हैंस ड्राई हाइड्रोक्लिक एसिड हैज़ नो हाइड्रोजन आयंस, देयरफॉर ड्राई हाइड्रोक्लिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। बस यहाँ पे आपको यहाँ तक याद करना है, ओके। चलो आगे और देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मुझे लगता है हो सकता है आपको बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन। क्या बेसिक सॉल्यूशन अगर होता है तो क्या उसमें H+ आयन होते हैं क्या। देखो बेटा, सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है। ये वाला जो पहला वाला सॉल्यूशन है ये मैं लाल से बना रहा हूँ क्योंकि ये कैसा है बेटा, एसिड वाला है, ठीक है। और लाल से बनाने का दूसरा रीज़न मेरा ये है कि एसिड हमेशा लिटमस पेपर को रेड कर देता है, कैसा, रेड, ठीक है, आपको याद रह पाएगा। अब हम एक ले लेते हैं
ब्लू कलर का। जैसा सेकेंड हमने यहाँ पे ये ले लिया। तो यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया बेटा, ये हमने लिया बेसिक। कौन सा ही लिया? बेसिक। बेसिक जो होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इन दोनों में क्या होता है, तो बेटा इस एसिड वाले कंटेनर में हमेशा H+ आयन होते हैं। कौन से? H+। और बेसिक वाले में होते हैं OH-, ठीक है ना। क्या होता है? OH- का होता है। समझ गए बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको आगे कि अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में दूसरे नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक में H+ भी होते हैं, पर इसमें ज़्यादा जो होता है वो OH- होता है। और यही एसिड में OH भी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, पर बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई, बेसिक सॉल्यूशन में, मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें H+ आयन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, येस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन, however their concentration is very less as compared to the concentration of OH-। कहने का मतलब ये है कि हाँ भैया H+ आयन होते हैं, काय में? बेसिक में H+ होते हैं, ठीक है, बट उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। किससे? OH वाले से, ठीक है। चलो, तो ये आप याद रखना कि एसिड में दोनों होते हैं, है ना, कोई ये H+ भी होता है और OH भी होता है, लेकिन एसिड में ज़्यादा क्या होता है, तो H+ ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखना दोनों में दोनों ही होते हैं। अब बेसिक में ज़्यादा ये होगा OH, ठीक है। चलो अगला, वॉट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? CaOCl2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए ना बात? अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द सॉल्यूशन सोडियम कंपाउंड विच यूज फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? कौन सा सोडियम का कंपाउंड लेते हैं? तो भाई हमारे घर में जो सोडियम का कंपाउंड होता है ना, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर जो होता है ना, निरमा, क्या होता है इसका फॉर्मूला? सोडियम कार्बन सोडियम और C और O3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, जस्ट इसका नाम तो लिखा ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसको आप रखना, सोडियम मतलब Na2 और कार्बन और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इस तरह से आपको ये याद रखना है कि हमारा अगर हम वाटर को सॉफ्ट बनाएंगे तो उसमें वॉशिंग सोडा डालेंगे, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमें अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये अगर वाटर के साथ मिलेगा तो क्या रिएक्शन बनेगी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिला देंगे तो क्या होगा, ठीक है भाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। क्या करोगे आप? CaSO4 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, आधा H2O मतलब हाफ H2O में अगर हम प्लस कर देंगे, पानी मिला देंगे और उसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे, तो पता है क्या बनेगा? वो तो बनेगा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 मल्टीप्लाई 2H2O। कैसे बना ये देखो, यहाँ पे ये हमारा है प्लास्ट, ये जिप्सम का फॉर्म है ना, ये अपना है बेस। इसमें पहले से ही पानी था, कितना था? आधा था। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी और मिला दिया, तो क्या बन गया? फॉर्मूला वही है CaSO4, लेकिन अब पानी कितना हो गया? 2 गिलास हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 और इसमें आधा है हमारे पास पानी, इसमें 1.5 गिलास पानी और मिला दिया तो ये बन गया जिप्सम, ठीक है। पानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिला देंगे तो बन जाता है जिप्सम। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट के हैं, है ना। शॉर्ट का जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, मेन देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन पढ़ना है हमें। चलो अगेन यहाँ पे वही है ना, कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे डब्बे में क्यों रखते हैं जहाँ पे पानी ना पहुँच पाए, है ना, क्यों रखते हैं? बिकॉज बेटा अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे अगर इसमें पानी पहुँच गया
तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जो कि हमें बनाना अभी नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास होना ज़रूरी है, जिप्सम थोड़ी बनाना है। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर एंड टर्न इनटू हार्ड सब्सटेंस जिप्सम। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिल जाएगा तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, है ना, जिसको जिप्सम बोलते हैं। इसीलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। चलो अगला, अगला है हमारा राइट टू इम्पोर्टेंट यूसेस ऑफ वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा है ना, वाश मतलब जिसमें हम कपड़े धोते हैं वो, और बेकिंग मतलब जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं किचन में, उसके उपयोग बताओ। तो वाशिंग सोडा का उपयोग भाई तुमसे कोई पूछ ले, बताओ, तुम बता दोगे क्या, बता दोगे, क्यों बता दो, क्यों नहीं बता पाओगे भाई। तो वाशिंग सोडा का पहला उपयोग तो भाई यही है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी हमने देखा था वाटर की हार्डनेस कम करता है, ऊपर हमने जैसे एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, है ना, मैं दिखाऊं क्या फिर से आपको, थोड़ा ऊपर है शायद से वो, चलो अब मैं यहाँ तक आ गया तो दिखाई देता हूँ, ये लो। अभी हमने यहाँ पे देखो वॉशिंग सोडा लिखा है, वॉशिंग सोडा लाल कलर से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा का। समझ गए पहला उपयोग, सॉफ्टनिंग द, रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए हम वॉशिंग सोडा, है ना, का उपयोग करते हैं। ये क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में इसको हम यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, कुछ भी चीज़ क्लीन कर सकते हो, कपड़े तो करते ही हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है भाई, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है मेकिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या भाई, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सोडा एसिड फायर एक्सटिंगर्स। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंगर्स होते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, और इसका किचन में भी यूज़ करते हैं, है ना, यूज्ड इन इंडियन किचन्स, है ना, भजिए में। ओके चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बोला है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो आपको बताना है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अभी मैं याद करवा चुका हूँ, CaSO4 में आधा पानी होता है, CaSO4 में आधा पानी होता है, ठीक है। और अगर इसमें 1.5 गिलास पानी और मिल जाए तो ये जिप्सम बन जाता है। अगेन फिर से हमसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के फायदे वो बताओ, यूजर्स बताओ। तो देखो भाई, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है, ऐसा, है ना, कैल्शियम ऑक्सी, यहाँ पे लिखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर बेटा बार बार पूछा जा रहा है, याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर बार बार पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया था, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का नाम पूछा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उपयोग क्या है, कपड़े धोते हैं ब्लीचिंग से, पेपर, है ना, सॉरी, कपड़े को और पेपर को ब्लीच करते हैं। और इंसेक्टिसाइड मतलब इसको इंसेक्ट मारने के लिए, भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चींटी वीटी के लिए, है ना, कीड़े मकोड़े के लिए। और देखिए आगे, अगला हमारा है हमारे पास एसिड और बेसिक में डिफरेंस बताओ। बहुत घटिया सवाल है ये तो, आप बचपन से ही आप याद कर, बचपन से सॉरी मतलब डे 1 से आप ये याद करते आ रहे हो, एसिड और बेस टर्मिनल में आया होगा, हाफ ईयरली में आया होगा, टेस्ट में आया होगा, ठीक है। तो कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसिड हमेशा शोर होते हैं, शोर, और बेस होते हैं बिटर, ठीक है। कैसे याद करोगे आप, बी से बेस और बी से बिटर, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई बी से बेस आता है, बी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शोर किस में लिखे, बिटर किस में लिखे, तो बेस में लिखना बिटर, क्यों, क्योंकि बेस होता है बी से स्टार्ट और बिटर भी बी से स्टार्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। चलो अगला क्या, एसिड जो है अपना कलर कैसा कर लेता है, लाल कर लेता है, रेड, है ना, कलर ब्लू से रेड हो जाता है। और बेसिक में कलर रेड से ब्लू हो जाता है, बेसिक में ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। अगला और आगे लिखा है दे रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। एसिड हाइड्रोजन बनाता है मेटल के साथ मिलके, और बेसिक जो है मेटल के साथ मिलके सोल्ट बनाता है या फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अगला, एसिड में हमेशा H+ आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
और बेसिक में हमेशा OH माइनस के आयन ज़्यादा होते हैं। तो इतने 4 आपको बस याद करना है, 4 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 4 नंबर के सवाल से बड़ा सवाल आ ही नहीं सकता। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बता दो भाई। कोई आपसे पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताओ, तो क्या आप नहीं बता सकते क्या? क्यों नहीं बता सकते भाई? डेफिनेटली बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो पहला मेंट बोन्स, है ना, अगर हड्डी टूट जाए तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कास्ट ऑफ टीथ, किसी का दांत टूट जाए तो उसका दांत भी जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। इसके बाद आगे, मेकिंग फायर प्रूफ सब्सटेंस, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, जिससे आग बुझाते हैं, वो बनते हैं। एयर प्रूफ लेबोरेटरी, जिसमें मतलब ऐसी कोई लैब बनाना है जहाँ पे एयर नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा टॉयज़ बनते हैं, टॉयज़। ओके, और क्या बनते हैं? ज्वेलरी बनती है, स्टैचू बनते हैं, ठीक है, चाक बनता है, और डेकोरेशन की डिज़ाइन बनती है। आप इसको याद करो, मैं चार्जर ले आता हूँ, है ना। जस्ट अ सेकेंड, चार्ज खत्म हो चुका है लैपटॉप, आप 1 मिनट बस। चलो भाई आगे देखते हैं फिर। चार्ज लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो वीडियो हमारी बीच में ही बंद हो जाएगी, फिर मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और मैं ये सब झंझट नहीं पालना चाहता अभी, इसलिए मैंने चार्ज लगा लिया। हालांकि थोड़ा बचा हुआ है, पर फिर भी क्यों इतना टेंशन लेना, ठीक है। चलो आगे, आगे चलें, अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, राइट 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो दो उपयोग बताना है। बेकिंग सोडा, अभी बताया था मैंने, है ना, क्या भैया, एंटासिड बनाने में यूज़ होता है, बेकरी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। और ब्लीचिंग के लिए ब्लीच करते हैं इसको, है ना, कपड़ों को ब्लीच कर सकते हैं, और पेपर को ब्लीच कर सकते हैं, और ब्लीचिंग का इंसेक्टिसाइड भी इसका यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का टीथ बनाने में यूज़ होता है, मूर्तियाँ बनाने में यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है भाई कपड़े धोने में, है ना, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, है ना, बोन्स को जोड़ने में, टॉय, स्टैचू, चौक बनाने में। वॉशिंग सोडा वॉश करने में और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, ख़त्म होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी लगता है, तो वो करेंगे। अभी इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इज़ अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। क्या यहाँ पे लिखा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, लिक्विड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, तो बेटा मरकरी ऐसा मेटल है, ठीक है, मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है। आगे, कैन बी इजीली कट, सोडियम बेटा चाकू से काट सकते हैं, मेटल होता है लेकिन चाकू से काट सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट किस में ज़्यादा जाती है, तो सिल्वर में और कॉपर में जाती है। पूर कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे कम हीट काय में जाएगी, तो लीड में जाएगी, ठीक है भाई, इतना याद रखना। अगला क्या हमें याद रखना है यहाँ से, अगला आगे चलो, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। राइट 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, कोरोजन से बचाने के 2 तरीके, ठीक है ना, कोरोजन से बचाने के 2 तरीके। तो लॉन्ग आंसर में हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, है ना, ये क्या होता है भाई, तो देखो मेलेबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कन्वर्ट इन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कन्वर्ट कर पाएँ किसी भी मेटल को हैमरिंग करके, क्या है ना, सीट में हैमरिंग करके, अगर हम सीट, मान लो कोई मेटल है ये, इसको मैंने मार मार के इसको चपटा कर दिया,
इसका मतलब ये जो शीट थी, जो ये मेटल थी, कैसी थी मेटल, ये मेटल थी मेलेबल मेटल थी, है ना, इसमें क्या है, मेलेबिलिटी है। ओके, तो क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कन्वर्ट इन अ शीट ऑन हैमरिंग इट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ओके भाई, अगला, इसके पहले यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तब मैं अगला बताऊंगा। चलो, अगले में बोला है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यह भी प्रॉपर्टी मेटल होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर कोई मेटल है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायर, मान लो कोई मेटल है, इसको खींच खींच के लंबा तार बना दिया, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये मेटल, डक्टिलिटी इस मेटल के अंदर है। ओके, फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं मेटल, उनके नाम बताओ, फ्री स्टेट में, है ना, नेचर में, फ्री स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो गोल्ड और सिल्वर। अगला, मेलेबिलिटी और डक्टिसिटी अभी हम पढ़ चुके हैं। मेलेबल मतलब ये होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच द मेटल इस शीट में जो उसको बना सकें अगर हम बाय द हैमरिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, जस्ट अ सेकेंड, कन्वर्ट इनटू शीट, हाँ ये कन्वर्ट मुझे वर्ड अभी यहाँ पे आया नहीं था, कन्वर्ट इनटू शीट, है ना, तो उसको बोलेंगे मेलेबल। वो याद करोगे, दोबारा दोबारा क्यों याद करना है। डक्टिसिटी, डक्टिसिटी में क्या हमने याद किया था, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कन्वर्ट इनटू लॉन्ग वायर, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब गोल्ड को बहुत तार बना सकते हैं, गोल्ड के बहुत पतले पतले, ठीक है। और क्या, अगला हमारे है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस, देयरफॉर a considerable amount of energy is required to break these force, that is why ionic compound have high melting point। मान लो कोई ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें अंदर आयंस है बहुत सारे हैं, अब ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मिटा दो थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा समझ आए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मान लो कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये इसके अंदर आयंस है ना, आयोनिक कंपाउंड है, आयंस है। अगर इसके अंदर आयंस है तो आयंस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग। तो आप आंसर क्या लिखोगे, द आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, आयन के बीच में, दो आयन के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी कारण से ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, इसी कारण से अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स, इस फोर्स को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके फोर्स खत्म होगा बीच का, ठीक है, समझ गए ना। आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, देयरफॉर, है ना, कर लोगे याद, समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिनरल किसे बोलते हैं, द एलिमेंट और द कंपाउंड विच occurs नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो कि नेचुरली पाए जाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, उसी को बोलते हैं मिनरल। अर्थ की क्रस्ट में अगर कोई कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट नेचुरली पाया जाए, जिसको बनाने की ज़रूरत ना पड़े, जो नेचुरली पाया जाए, तो ऐसे कंपाउंड और एलिमेंट को मिनरल्स बोलते हैं। अगला है और किसे बोलते हैं, मिनरल्स विच कंटेंट्स अ हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। जो मिनरल हमें मिले हैं, अगर उस मिनरल में ज़्यादा मेटल है, कोई पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा है, तो उसी को बोलते हैं। एंड फॉर्म विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर।
ठीक है, और याद करना है आगे। गैंग, गैंग का मतलब होता है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर सच एज सैंड, रॉक्स एक्सेट्रा आर नोन एज गैंग। गैंग मतलब कचरा, है ना। आप ऐसे भी याद रख दो, गैंग जो होती है ना, गैंग कचरा ही होती है हमेशा, ठीक है, किसी की भी गैंग हो चाहे वो, ठीक है। चलो, सोनरस, द मेटल प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन दे आर बीटन और कोलाइड विथ अदर सब्सटेंस। ऐसी कोई मेटल जो कि बीट, जिसको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है ना, ठोका जा रहा है, या तो फिर गलती से वो किसी और सब्सटेंस से टकरा जा रही, कोलाइड हो जा रही है ना, तो उसमें से क्या आएगी, एक आवाज़ आएगी, है ना। द मेटल आर सोनरस, तो उससे एक आवाज़ आएगी, तो उसी को बोलते हैं सोनरस, ठीक है। अगला है अलोइस। वोट आर अलोइस, अलोइस क्या होता है बेटा, अलोइस क्या होता है। एन अलोई इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या फिर नॉन मेटल, दो या फिर दो से ज़्यादा बेटा मेटल को मिला देते हैं ना। देखो ये 2-3 मेटल है, इन सबको मिला दिया और एक अलोई बना दिया, ठीक है बेटा। तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला के जो एक मेटल बन जाती है उसको बोलते हैं अलोई। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही मिला सकते हैं। आगे, आई थिंक ये चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है। चलो और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लोगों का। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग, आयरन पे जंग लगने से कैसे बचाई जाए। सबसे अच्छा तरीका है भाई, घर में रख लो बढ़िया, एयर मत जाने दो आयरन के कांटेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, एयर तो हर एक जगह पे उपलब्ध होती है। तो फिर बताओ क्या 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है बेटा ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग। कुछ भी कर सकते हो, ऑयल लगा दो उसके ऊपर, है ना, ग्रीस लगा दो या फिर पेंटिंग पोत दो, है ना, कुछ भी पेंट। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकेम्स वाटर प्रूफ। तो इससे क्या हो, सरफेस वाटर प्रूफ बन जाएगी। एंड द मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन प्रिवेंट इन द एयर कैन नॉट कम इन टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द आयरन, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंट। अगर आपने पेंट कर दिया या फिर आपने ऑयल पोत दिया उसके ऊपर, तो उसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, वाटर प्रूफ हो जाएगी। इस कारण मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट जो होता है एयर के अंदर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, इससे रस्टिंग बच सकती है। अगला जो उपाय है वो है गैल्विनेशन। क्या है अगला, अगला जो है गैल्विनेशन, क्या होता है इसका मतलब, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्ट आयरन। लोहे को बचाने की एक मेथड है, किससे, रस्टिंग से बचाने की। बाय कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। मतलब जो लोहे का सामान है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दो, उसको क्या बोलते हैं, गैल्विनेशन बोलते हैं। भाई इतने ही इसमें से आंसर करना था। अगला चैप्टर, अच्छा अभी और भी बचा है, मेटल और नॉन मेटल और कर लो एक बार, ठीक है। मेटल कैसी होती है, तो मेटल भाई, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, अगर एसिड में डालेंगे तो उससे हाइड्रोजन हटेगा। दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, और ये हाइड्रोजन को डाइल्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर के ऑक्साइड होते हैं मेटल के। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। अगला क्या लिखोगे, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। मेटल जो है रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। और अगर आप भूल जाओ तो मन से लिख देना, मेटल्स आर सोनरस, नॉन मेटल आर नॉट सोनरस। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, है ना। इस तरह से कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हो मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है मेटल की, है ना, इसी में आप नॉन मेटल भी यहाँ पे लिख सकते हो बगल में, नॉन मेटल। वो वाला अगर याद नहीं हो तो ये वाला कर लेना। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर, है ना, ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे लिख देना गुड कंडक्टर, यहाँ पे लिख देना नॉन गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर, है ना, नॉट, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, मेटल्स आर जनरली मेलेबल, है ना, तो ये लिख देना नॉन मेलेबल है, मेलेबल नहीं है ये। यहाँ पे मेटल डक्टाइल है तो ये लिख देना नॉन डक्टाइल।
मेटल्स आर हार्ड, ये होती है सॉफ्ट, ठीक है ना। मेटल्स आर सोनरस, नॉन मेटल नहीं होती है सोनरस। ये 5 पॉइंट आपने याद कर लिए नॉन मेटल और मेटल के। और क्या, बस लास्ट चैप्टर है, देखते हैं कितना टाइम हो चुका है। लगभग हमारे पास 1 घंटा यहाँ पे पूरा बीत चुका है, ठीक है। बस 15 मिनट और लगेगा। चलो भाई, और अभी बज गए हैं 17:22, 5:30 बज गए हैं, ठीक है भाई। 6 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन टिक लगा के रखे हैं चैप्टर 4 में, पढ़ा देता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, वोट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है, सम सब्सटेंस लाइक एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट आर कैपेबल फॉर एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन को ऐड कर सके किसी अदर में, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम क्या है इनके, याद रखना। यहाँ पे लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट। थोड़ा मुश्किल है पर याद तो करना पड़ेगा भाई, एग्जाम में अगर पूरे नंबर चाहिए तो। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इस चैप्टर में फॉर्मूले 6 याद करने हैं। कितने, बस 6। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको याद करना है सी, यहाँ पे जस्ट C2H2। अगला याद करना है C2H4। अगला याद करना है C2H6। अगला याद करना है CH4। और अगला जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो करना है CO2। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अब इन पांचों के नाम क्या क्या होते हैं? पहले वाले का जो नाम है C2H2, इसका नाम है इथाइन, ठीक है। अगले वाले का जो नाम है, इसका नाम है बेटा एथीन। अगले वाले का जो नाम है C2H6, इसका नाम है इथेन, इथेन। अगले वाले का नाम है CH4 मिथेन। और अगले वाले का नाम है, आपको सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब हमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले आपको ऑक्सीजन यहाँ लिखना है, ऑक्सीजन यहाँ लिखना है, बीच में कार्बन लिखना है, ठीक है भाई। अब आपको अच्छे से समझ लेना है कि कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 4 हमारे जस्ट वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो हमारा 2 आ जाएगा और 6 बचेगा, ठीक ना। तो ऑक्सीजन के 6 वो बचेंगे अपने, 2 2 4 5 और 6। ये ऑक्सीजन के वो बैलेंसी है, ठीक है ना, 6। अब हमारा इधर भी ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद हमारा क्या बचा, कार्बन। कार्बन का कितना होता है, 8। मतलब पहले में 2 जाएगा, फिर बचेगा कितना, 6। सॉरी, 6 होता है कार्बन का, 6 होता है। तो पहले में 2, फिर बचा कितना, 4। तो कार्बन के लिए 4 हमारे पास, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4 अलग कलर है अपने पास। तो 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में कितने होना चाहिए, ऑक्सीजन में मतलब 8 8 होना चाहिए सभी के गोले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। इसके हो गए 8, इस वाले ऑक्सीजन के भी सेम ऐसे ही आएगा। ये लो, इसके 8 हो गए। सभी में 8 8 गोले आना चाहिए, ठीक है। अब बचा कार्बन। कार्बन में भी 8 आना चाहिए। तो कैसे आएंगे भाई कार्बन में 8, देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और 4 ये। तो ये इस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलो आगे, अगला हमें याद करना है, व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं?
तो बेटा ऐसे ग्रुप्स किसके, एटम्स के, अ ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम्स, एन एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। बेटा जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो रिएक्टिव अगर कोई बनाता है ना, तो वो कौन बनाता है, एटम बनाता है। तो वो एटम जो है जो रिएक्टिव बनाते हैं कार्बन कंपाउंड को, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम, बेटा फंक्शनल ग्रुप मतलब एटम ही होता है, एटम के ग्रुप्स होते हैं जो कि कार्बन को रिएक्टिव बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, इट्स प्रॉपर्टी, तो उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगला सवाल, द हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर से, अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे कि मीथेन और इथेन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मीथेन का भी फॉर्मूला बताया था CH4 और इथेन का बताया था C2H6। देखो C2H6 इथेन। बस ये बेटा आपको 5 फॉर्मूले याद करने हैं, 1-2 फॉर्मूले और हैं मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये 5 फॉर्मूले आपको बस याद रखने, एग्जाम में यही आएगा। और देखो आगे, अगेन वही इथेन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था C2H6। देखो यहाँ पे C2H6 इथेन बार बार पूछा जा रहा है यही। अगला क्या है हमारा, इथीन C2H4, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया इथीन C2H4 इथीन, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं था कि इथीन क्या होता है और इथेन क्या होता है, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला याद रखना, इथेन का फॉर्मूला याद रखना, इथेन का C2H6 और इथीन का C2H4। अब इथेन जो होता है वो होता है सैचुरेटेड, और इथीन जो होता है ये होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। आगे बोला है डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो हमें किसका, इथेन का। लो भाई देखो इथेन, पहले ये मिटाना पड़ेगा हमें ये वाला स्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकेंड, मिट जा भाई, जस्ट अ सेकेंड। चलो ये हमने मिटाने की कोशिश की और मिट भी गया। अब हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, देख लेते हैं किसका बनाना है। यहाँ पे लिखा है हमें C2H6, किसका है, इथेन का बनाना है, इथेन का, है ना, C2H6। ओके चलो C2H6 का बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले C लिख लो, ठीक है, और फिर H कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो अभी मैंने बताया था ये अनसैचुरेटेड है ना, अभी ऊपर ही बताया था मैंने, सैचुरेटेड है, हाँ ये सैचुरेटेड है, इथेन सैचुरेटेड है, ठीक है। तो किसका बना रहे हैं हम लोग, इथेन का ही बना रहे हैं ना, हाँ सैचुरेटेड है। कैसे, देखो अभी पता चल जाएगा आपको। देखो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल रखता है, ये भी एक रखता है, ये भी एक रखेगा, ये भी एक रखेगा, ये भी एक रखेगा, ये भी एक रखेगा, सबके पास एक एक हो गया हाइड्रोजन के पास। अब कार्बन के पास कितने कितने होते हैं, कार्बन 6 नंबर पे आता है, मतलब 4-4 होते हैं, तो कार्बन के पास 4-4 बनाने पड़ेंगे, तो मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब देखो इसका एक आया, 2 का ग्रुप बन गया, इसके पास 2 होना चाहिए, 2 हो गए, इसके पास 2 होना चाहिए, 2 हो गए, इसके पास 2 होना चाहिए, हो गए, इसके पास 2 होना चाहिए, ये हो गए, इसके पास भी 2 होना चाहिए, हो गए। अब हमारे पास कार्बन के पास कितने होना चाहिए पूरे, कार्बन के पास होना चाहिए पूरे अपने जस्ट 8 होना चाहिए, है ना। कैसे होंगे 8, तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 4, 2 यहाँ पे 6, ठीक है ना, और एक ये 7 और एक ये वाला 8, तो इन सबको मिला के 8 हो गए। तो ये वाला जो गोला बनेगा, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ किसी दूसरे कलर से। तो ये जो गोला बनेगा ये ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 2 हो गए, एक ये ले लिया 3, एक ये ले लिया 4, एक ये ले लिया 5, एक ये हाइड्रोजन का लेयर 6, ये हाइड्रोजन का 7, ये हाइड्रोजन का 8, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब एक एक ही लिया ना इधर से, तो इसलिए बनेगा ये सैचुरेटेड, ठीक है ना। चलो अब इस वाले के साथ भी यही होगा, ये वाले कार्बन के साथ ये भी अपना 8 पूरे करेगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये इस तरह से, तो ये बन गया हमारा इथेन का डॉट स्ट्रक्चर, ठीक ना। चलो भाई अगला देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है हमारा, ओह एक पेज तो यहाँ पे वैसे ही आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो पढ़ लेते हैं इसको वैसे ही। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है। हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजनेशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस कैटेलिस्ट, कैटेलाइस्ट है ना, हाइड्रोजन प्लस कैटेलाइस्ट मिल जाएंगे तो उनका रिएक्शन जो होगा, हाइड्रोजनेशन इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और द अदर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन और कोई दूसरा कंपाउंड अगर होगा, हाइड्रोजन और कोई दूसरा कंपाउंड, उनके बीच का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में अगर होगा तो उसी को बोल देंगे हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। देखो अब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसका। हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन मैरी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। द हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कलाइंस इनटू एल्केनीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी यूज़ होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल में यूज़ होता है और एल्केनीज को एल्केनाइज में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन का। ठीक है, अगला है फॉर्मूला लिखो। बेटा मीथेन का फॉर्मूला लिखो। मीथेन का क्या, CH4। कैसे लिखोगे आप CH4 बेटा, C लिखो और सब दूर HH लिख दो और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो तो ये बन गया मीथेन का। इथेन का क्या लिखा बेटा, C2, C लिखो 2 बार और H लिखो 6 बार, 1 2 3 4 5 6। इसको भी सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ना है। आप भूल जाओ सिंगल से जोड़ना है कि डबल से जोड़ना है, तो आप देख लेना उनके बन रहा है कि नहीं बन रहा है 8। ठीक है, चलो ये आप बोलेगा ईथेन। ईथेन के एथेन में कितने H है, H 4 है और C कितने 2 है, C 2 है और H 4 है। ये देखो, लेकिन बीच में 2 क्यों बनाया यहाँ पे, 2 बॉन्ड इसलिए बना दिए यहाँ पे क्योंकि उस C को अपने 8 पूरे करना था, है ना, तो 8 पूरे नहीं हो पा रहे थे उसके, इसलिए बना के दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। ईथेन का डोज इसका बना के दिखाता हूँ, ईथेन का C2H4। ठीक है, चलो C2H4 का बना के दिखाता हूँ, C2H4 का H है 4, ये लो भाई। अब आप बोलो इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 1 होगा। ठीक है, अब देखो आगे इस कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन के पास होता है अपना 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन के पास 4 होता है। ठीक है भाई, अब कार्बन को अपने कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। कितने हो गए पूरे, बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसको 2 लेना पड़ेगा इधर से, अगर ये 2 लेगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। समझ गए ना बात। चलो सेम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, चलो भाई इतनी बात समझ गए आप। इसको ईथेन, ईथेन में कितने बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेना, H-C ट्रिपल डैश C और फिर 1 डैश H। ठीक है, चलो अब क्या हमारे पास अगला, सोप और डिटर्जेंट। ठीक है भाई, अच्छे से याद कर लेना, सोप और डिटर्जेंट। चलो और क्या, अगेन बोल रहा है कि डॉट स्ट्रक्चर बना दो CH4 का, CH4 का डॉट स्ट्रक्चर अभी मैंने बना के दिखाया था आपको, है ना। C अकेला है और C अकेला है और H हमारे पास 4 है। ठीक है बेटा, तो H तो अपने एक एक रखते ही है, H के पास 1 1 होता है और C के पास होते हैं कितने, 4 होते हैं। तो C के पास 1 2 3 4, C को अपने 8 पूरा करना है तो C सभी से एक एक ले लेगा। ठीक है, और H को अपने 2 2 पूरा करना है तो एक C से एक एक उधार ले लेगा। तो इस तरह से इनका डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए बात। अगला क्या है भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, मैंने बना के दिखा दिया था आपको, है ना, पीछे कर लेना, वीडियो को देख लेना। अगला है इथेनोइक एसिड। बेटा ये आपको याद करके जाना है ना। ब्रोमोपेंटेन, ये भी आपको याद करके जाना है।
ठीक है। चलो C2H4 का भी मैंने बना के दिखा दिया था आपको, है ना, ईथेन का। देखो यहाँ पे C2H4 का ही बनाया था ना, ये C2H4 का, ये वही है बेटा, है ना। कैसे करेगा ये, अब ये भी अपना आर्ट पूरा करेगा तो ये यहाँ से ऐसे अपने आर्ट पूरा कर लेगा, ठीक है। चलो C और C और H और H, फिर H फिर H। कलर चेंज करके मैं इनके यहाँ पे मॉलिक्यूल बना देता हूँ। मान लो इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, मान लो कि इनके पास एक एक होते हैं, इसके पास होते हैं 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब देखो कैसे करेंगे, ये अपना ग्रुप बनाएंगे 8 8 का। बहुत आसान है यार, पता नहीं किसको ये मुश्किल लगता है। 8 8 के जोड़े, पहले तो ये हाइड्रोजन 2 के बनाएगा, ये 2 के बनाएगा, तो ये 2 के बना लेगा यहाँ से, और ये भी अपना 2 का बना लेगा। अब ये वाला C जो है बीच वाला, 2 C है यहाँ पे, 8 का बनाएगा, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे खींच लेगा, और 2 यहाँ से खींच लेगा, ये अगेन ये 2 यहाँ से खींच लेगा, और 4 यहाँ से खींच लेगा, तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। चलो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बताना है, ठीक है। बस 2 मिनट और बस क्लास बचे ही। सोप और डिटर्जेंट क्या होता है ये देख लो, ठीक है ना। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। सोप जो होते हैं सोडियम के और पोटेशियम के सोल्ट होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सोल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सोल्ट, और ये समझ में आ रहा है क्या लिखा, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयंस होते हैं ये। डिटर्जेंट आयंस होते हैं और सोप क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं, ठीक है। आगे, सोप डू नॉट फॉर्म गुड लेदर विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ ज़्यादा लेदर झाग नहीं छोड़ता है। डिटर्जेंट है ना, अच्छा लेदर मतलब झाग छोड़ता है। सोप्स फॉर्म इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच द कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। सोप्स हैव लेस क्लीनिंग पाउडर देन डिटर्जेंट, ठीक है। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ना और याद कर लेना। अगला अगेन वही आ गए, मीथेन का फॉर्मूला है, इथेन का फॉर्मूला है, और प्रोपेन यहाँ पे एक नया है, याद कर लेना, प्रोपेन का ये होता है, ठीक है। बाकी मीथेन और इथेन का मैं ऑलरेडी आपको लिख के समझा चुका हूँ। ब्यूटोन का भी याद कर लेना, C4H10। बनाना बड़ा आसान है इनको, ठीक है। C 3 बार लिखो और H को लिखो बार, फिर 8 बार लिख दो आजू बाजू में, C को 4 बार लिखो और H को 10 बार लिख दो, बड़ा आसान है ये तो, ठीक है भाई। तो ये क्लास हो चुकी ख़त्म, और अब हम आगे जो अगली क्लास बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने केमिस्ट्री हो चुका है, बायोलॉजी बचा है ना, बायोलॉजी की, और फिर फिज़िक्स की बनाएंगे। ओके, ठीक है।